हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है डाउट सेशन चल रहा है आपका। आज का जो आपका डाउट पूछा है बेसिकली उनका डाउट है न्याय दर्शन का एक सेक्शन है आपका प्रमाण। इस प्रमाण के अंदर हम देखते हैं प्रत्यक्ष हो गया, शब्द हो गए, अनुमान हो गया, उपमान हो गया। अनुमान से संबंधित प्रश्न पूछा है उन्होंने। उनका प्रश्न बेसिकली ये है कि यहां पर अनुमान के जो भेद हैं या व्याप्ति के जो भेद हैं उनका तात्पर्य या उनका मतलब या उनका अर्थ किस प्रकार से एलोबरेट करें उन्हें हम। और एक है हेत्वाभास, जो भी अनुमान का ही एक भाग है, अनुमान का ही एक सब पार्ट है। ब्रीफली बता देता हूं पहले, फिर शुरू करते हैं हम। अनुमान और उपमान देखिएगा, दोनों लगते एक जैसे हैं लेकिन एक नहीं है। अनुमान जो है वो काम करता है भूतकाल पर, वर्तमान काल पर और भविष्य काल पर। मीन्स पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, तीनों टेंसेस के ऊपर ये काम करता है। अनुमान आप तीनों चीज का कर सकते हैं। बहुत पहले कोई चीज देखी हो उसको हम आज अप्लाई कर सकते हैं और आगे तक भी उसको हम लगा कर यूज कर सकते हैं। ये अनुमान हो गया। उपमान जो है वो केवल ओनली पिक्चर नॉलेज के ऊपर काम करता है, चित्रों के ऊपर काम करता है। तो ये क्या होता है, केवल भूत और वर्तमान तक ही सीमित रहता है। भविष्य की घोषणा करना यहां संभव नहीं हो पाता है। ये एक दायरा जो है इसका वो थोड़ा सा छोटा है। यहां तक तो बात सही है। अब बात करते हैं अनुमान की। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा उपमान में। अच्छा, अनुमान कैसे होगा देखिएगा। तीन चीजें होती है, पक्ष, हेतु और साध्य। पक्ष मीन्स जो आपका इंटरमीडिएट है, जो आपका माध्यम है, आप ये हो गया पक्ष। हेतु, हेतु मीन्स जो चीज मुझे अपनी इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है, वो हेतु। और साध्य, जिसे मुझे डिफाइन करना है, जिसे मुझे पकड़ना है, जिसे मुझे प्राप्त करना है, जिसे मुझे समझाना है कि वो होता है या वो है। इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा एक बार। पक्ष तो कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड मान लीजिए। हेतु, जो मुझे दिखाई दे रहा है मेरी इंद्रियों के द्वारा, जिसका ज्ञान मैं हाथों हाथ मेरे सामने प्राप्त कर रहा हूं कि ये लाइट है, ये लाइट जल रही है। जल रही है इसका मतलब अब मुझे कुछ साधना है, कुछ साध्य करना है। साध्य वो होता है जो दिखाई नहीं दे रहा, उसका अनुमान किया जाता है। उसे हम इनके मदद से, जो हेतु है इसकी मदद से उसका अनुमान करके साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये है। जैसे कि मान लीजिए लाइट जल रही है, तो लाइट जल रही है, इसके अब हमें प्रूफ करना है कि वहां बिजली है या नहीं। तो अब लाइट के जलने के हेतु बल्ब के पक्ष में बिजली को साधेंगे। बिजली को साध्य करना है मुझे कि विद्युत धारा वहां पर है या नहीं है। ये बेसिकली होता है व्याप्ति संबंध, कंपल्सरी रिलेशन। ये है आपका व्याप्ति संबंध। कंपल्सरी रिलेशन भी इसे हम कहते हैं कि ये रिलेशन हमेशा होगा। अगर ये एज इट इज होगा, अर्थात ये अगर प्रूफ हो जाता है तो आपका अनुमान एकदम सटीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कई बार अनुमान सटीक नहीं हो पाता है, फॉर एग्जाम्पल बल्ब से अभी हमने अंदाजा लगाया कि लाइट है या नहीं, तो हमने तीन चीजें की। पक्ष, एक बल्ब के पक्ष में, हेतु, प्रकाश मुझे वहां दिखाई दे रहा था, किसको साधा, बिजली को साधा। यहां तक तो बात ठीक थी। अब मान लीजिए कई बार ऐसा हो सकता है कि बल्ब आपका खराब हो और जले ही नहीं, तो क्या बिजली नहीं है? नहीं, बिजली तो है। तो दिक्कत कहां है कि जो दिखाई दे रहा था मुझे वो सही नहीं था।
इसके कारण मेरा अनुमान भी गलत हो गया, हेतु के अंदर कमी आ गई, हेतु जो है वो सही नॉलेज नहीं दे पाया, जो प्रकाश था उसमें नहीं था, जिसके कारण मुझे लगा कि वहां लाइट भी नहीं है। तो हेतु के अंदर कमी आना, हेतु के अंदर कोई गलती होना, हेतु के द्वारा सही ज्ञान की प्राप्ति ना होना, यही कहलाता है हेतु का आभासी होना, हेतु आभास। ये होता है हेतु आभास, अर्थात हेतु एक इंपॉर्टेंट माध्यम है, महत्वपूर्ण साधन है किसी भी चीज का, किसी भी अनुमान का, क्योंकि एक चीज आपको हमेशा दिखाई देती है, एक ज्ञान आपको दिखाई देगा और उसी के जैसा कुछ और मुझे अनुमान करना होगा कि वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, सारी चीजें हमें एक साथ आंखों के सामने आकर अपना ज्ञान प्रकट नहीं कर देती हैं। हम कहीं जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं और देखा रोड के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हमने तुरंत गाड़ी दूसरी रोड पे घुमा दी। ऐसा क्यों? मुझे तो 5 गाड़ियां दिखी, 6 गाड़ियां दिखी, 7 गाड़ियां दिखी, फिर भी मैंने अनुमान किया कि हो सकता है यहां पर पूरी रोड जाम हो, तो अच्छा है कि मैं दूसरी रोड से ही निकल जाऊं। तो यहां पर अनुमान का प्रयोग किया जाता है। अब मान लीजिए हेतु तो मैंने देखा था कि गाड़ियां यहां पर लगी हुई है, ट्रैफिक जाम हो गया, तो मैं दूसरी रोड से निकल जाता हूं। गलती क्या हुई? जिस रोड से मैंने एंटर करने की कोशिश की, वास्तव में वो रोड तो बंद ही थी। तो यहां पर देखिए हेतु जो था कि यहां पर ट्रैफिक जाम है और इस रोड से मुझे निकल जाना चाहिए, 2 हेतु हैं, एक हेतु मेरा गड़बड़ा गया। जो मैंने निर्णय लिया था अनुमानित करके, आइडिया लगा के, वो सही नहीं हो पाया। जैसे कि आप अनुमान करते हैं फ्रेंड से मिलने चलते हैं, शायद आज तो घर पे ही होगा, संडे है, शाम का टाइम है, कहां जाएगा? आप वहां पर गए, वो मूवी देखने चला गया। क्यों? संडे था, काम क्या था? तो आपने जो अनुमान लगाया वो अनुमान सही नहीं निकला। यह है हेतु का आभासी होना, और हेतु के आभासी होने से अनुमान जो है वो गलत हो जाता है। आप फिर अपना ज्ञान जो है प्रमाणित नहीं कर सकते हो, उसे प्रूफ नहीं कर सकते हो, उसे ऑथेंटिक नहीं कह सकते हो कि मेरा ज्ञान प्रमाणित है। यह है हेतु का आभासी होना। तो न्याय दर्शन में कहा गया है, क्योंकि न्याय दर्शन बात क्या करता है? न्याय दर्शन हर एक चीज को प्रूफ करने की कोशिश करता है, चाहे वो साइंटिफिक मेथड हो, चाहे जो भी मेथड हो, बट विदाउट प्रूविंग के वो काम नहीं करता। ये न्याय दर्शन की ब्यूटी है, सुंदरता है उसकी। ठीक है, तो न्याय दर्शन जो आपका अनुमान है या व्याप्ति संबंध है, उसके भी अलग अलग प्रकार बताएगा कि आखिर ये व्याप्ति संबंध कैसे कैसे बन सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि पक्ष हेतु साध्य काम खत्म, नहीं। पक्ष जो है वो फिक्स नहीं है, हेतु भी फिक्स नहीं है, साध्य भी फिक्स नहीं है, ये तो बदलते रहते हैं। पहाड़ पर आपने धुआं देखी और आग का अंदाजा कर लिया। धुआं तो रसोई में भी होती है, रसोई में पहाड़ तो नहीं होता, पक्ष चेंज हो गया, लेकिन हेतु और साध्य तो एक ही था। बहुत सारी जगह पर हेतु बदल जाएगा और साध्य रह जाएगा। आग बंद हो चुकी है, केवल धुआं शेष है, आप जाकर देखेंगे आग नहीं दिखेगी। क्या हुआ? हेतु तो धुआं दिखा, लेकिन साध्य तो था नहीं, आग तो थी नहीं, आग तो बुझ चुकी, केवल धुआं रह गया। तो यहां पर न्याय दर्शन जो है अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से ये बताने की कोशिश करता है आखिरी व्याप्ति संबंध बन कैसे सकता है, कैसे हम इस संबंध को बना सकते हैं। तो एक एक करके उन 5 टॉपिक या 5 तरीकों को डिस्कस करते हैं, जिसके आधार पर ये व्याप्ति संबंध की स्थापना की बातें करते हैं। यहां पर व्याप्ति संबंध को प्रूफ करने के या व्याप्ति संबंध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति या अनुमान लगाने के 6 अलग अलग तरीके डिस्कस किए गए हैं न्याय दर्शन के अनुसार। यहां पर हर एक की कंडीशन अलग है, हर एक के द्वारा व्याप्ति संबंध की स्थापना करके यह बताने की कोशिश की गई है कि आखिर आप अनुमान के द्वारा वास्तविक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि तीनों चीजें स्थायी नहीं है। तो इस अस्थायीपन के कारण हम ज्ञान जो है वो चेंज होगा, तो वास्तविक ज्ञान को हम कैसे पकड़ें, उसकी अलग अलग कैटेगरीज यहां पर की गई है, उसका विभाग किया गया है। ठीक है, तो पहला है, जैसा आप देख रहे हैं, अन्वय। अन्वय संबंध। अन्वय संबंध का मतलब क्या हो गया कि एक अगर है तो दूसरा भी होगा, अगर हेतु है तो साध्य भी होगा, अगर धुआं है तो आग भी होगी, अगर काले बादल हैं तो पानी भी होगा, अगर समुद्र है तो खारापन भी होगा। अगर एक है
तो दूसरा हमेशा होगा। यह फिक्स है, यह सुनिश्चित है। तो यह संबंध कहलाता है आपका अन्वय संबंध। एक के होने पर दूसरे के होने का ज्ञान, एक के होने पर दूसरे के होने का ज्ञान जो है वह अन्वय संबंध का हिस्सा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वापस से रिपीट करता हूं, अगर हेतु है तो साध्य भी होगा। दोनों के अंदर इस प्रकार का संबंध, कंपल्सरी रिलेशन हमेशा रहेगा। जहां जहां धुआं होगी वहां वहां आग भी होगी, जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं भी होगी। ये फिक्स है। अगर ये मार्कर है तो अगर इसके अंदर ब्लैक इंक है तो ये ब्लैक ही चलेगा। अगर ये मार्कर में ब्लैक डालूंगा तो वो ब्लैक ही चलेगा। इस एक के होने से दूसरे का होने का अस्तित्व पता मुझे चलता है कि अगर मार्कर है तो ब्लैक बोर्ड भी है, अगर मार्कर है तो एक बोर्ड है, अगर पेन है तो कॉपी भी है। अर्थात यहां पर हेतु और साध्य जो है एक कंपल्सरी रिलेशन के साथ चलते हैं। जिस प्रकार ट्रेन की पटरियां चलती है, एक पटरी है अर्थात आंख बंद करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरी भी होगी, क्योंकि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं होता है। यह है अन्वय संबंध, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात यदि एक नहीं है तो फिर दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है, वो भी खत्म हो जाएगा। इसे कहा गया है व्यतिरेक संबंध। एक के ना होने पर दूसरे का भी ना होना। अगर स्टूडेंट्स है तो क्लास भी है, स्टूडेंट्स है तो स्कूल भी है, स्टूडेंट्स है तो कॉलेज भी है, स्टूडेंट्स है तो जॉब भी है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ही नहीं है तो ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना नौकरियां हैं, ना कुछ है। अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा। यह कहलाता है व्यतिरेक। एक की अनुपस्थिति में किसी दूसरे का भी अनुपस्थित होना प्रमाणित करता है व्यतिरेक। फिर से रिपीट करते हैं, अन्वय संबंध। यदि हेतु होगा तो साध्य भी होगा। यह सकारात्मक वाक्य है, यह उसके होने को प्रमाणित करता है। हेतु है तो साध्य भी है। व्यतिरेक नकारात्मक वाक्य है, अनुपस्थिति को बताता है। यदि एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा, यदि हेतु नहीं है तो साध्य भी नहीं होगा। व्यभिचार ग्रह। व्यभिचार ग्रह क्या कहता है, देखिए। अब इमेजिन कीजिए कि आप किसी एक चीज को देखते हैं, उसके बारे में कितना नॉलेज कर सकते हैं एक बार में। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ट्रेन में 10 डिब्बे होते हैं, क्योंकि मैंने 10 डिब्बों की ट्रेन देखी है। तो इससे यह तो साबित नहीं हो गया कि दुनिया की सभी ट्रेनों में 10 डिब्बे होते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि हमारे बल्ब की रोशनी लाल है क्योंकि सभी बल्बों की रोशनी लाल होती है, तो यह भी एक अंदाजा है कि सभी, एक को देखकर मैं सभी का ज्ञान करने की कोशिश करता हूं। एक को देखकर जब आप सभी का ज्ञान करने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक पुस्तक ज्ञान का स्रोत है, ईच बुक इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, हर पुस्तक ज्ञान का स्रोत है, यह प्रमाणिक है। हर पुस्तक, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, ज्ञान होगा उसमें। आपने ज्ञान को अच्छा है बुरा नहीं कहा, आपने केवल ज्ञान की बात की है। तो हर पुस्तक ज्ञान का स्रोत तो है, हर पुस्तक। तो ये बात तो सही है। वापिस से देखिएगा कि किसी एक को देखकर जब आप उसकी पूरी कम्युनिटी के बारे में अंदाजा लगाते हैं, वो कहलाता है व्यभिचार ग्रह। व्यभिचार ग्रह मतलब उस पूरे कम्युनिटी के लिए आपने एक अंदाजा लगा लिया कि आखिर ये कैसा होगा, इसका प्रारूप कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे कि आपने कहा कि सभी इंसान मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मर जाएंगे एक दिन। क्या आपने सभी को मरते हुए देखा? नहीं। तो फिर आपने कैसे कहा? क्योंकि आपने एक इंसान को मरते हुए देखा, आपने 2 इंसानों को मरते हुए देखा होगा, 10 को देखा होगा,
सभी को तो नहीं देखा, लेकिन आपने अंदाजा लगाया कि अगर ये मर रहे हैं तो सभी मरेंगे, और वो बात सही भी है। अर्थात जब आप उन गुणों के ऊपर जो गुण वास्तव में प्रमाणित हैं या प्रमाणित हो सकते हैं, उन्हें आप व्यभिचार गृह की कैटेगरी में डालते हो। जब आप समस्त की बात करते हो कि समस्त जगत में केवल मानव का साम्राज्य है, क्या आपने पूरा जगत देखा? नहीं देखा। फिर कैसे अंदाजा लगाया? क्योंकि आपके देश में, आपके राज्य में मानव का ही राज्य है, तो वहां से आपने अंदाजा लगाया। तो यह है व्यभिचार गृह। फोर्थ देखिएगा, उपाधि निराश। अब हमने 3 कर लिए। 3 का आप थोड़ा सारांश पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहला था आपका अन्वय। अन्वय के मतलब था कि जहां एक है वहां दूसरा भी होगा। व्यतिरेक, व्यतिरेक का मतलब था एक के ना होने पर दूसरा भी नहीं होगा। व्यभिचार गृह, व्यभिचार गृह में यह था कि एक को देखकर संपूर्ण प्रणाली का आपने अंदाजा लगाया, संपूर्ण जगत का, संपूर्ण बिरादरी का आपने अंदाजा लगाया, वो था व्यभिचार गृह। अब शब्दों पे जाइए। उपाधि निराश, उपाधियों का निराश करना। जो प्रमाणित करने वाली उपाधियां हैं, जो युक्तियां हैं, अगर वो प्रमाणित नहीं कर पा रही हैं तो उन्हें हटाते चलो। अगर मेरा एक रास्ते से मंजिल मुझे नहीं मिल रही है तो उस रास्ते को हटा दो, दूसरा रास्ता पकड़ो। अगर अन्वय से मुझे अनुमान प्रूफ नहीं हो पा रहा है तो मैं अन्वय को हटा दूं, व्यतिरेक पे आ जाऊं। व्यतिरेक से भी नहीं हो रहा है तो मैं उसको हटा दूं, मैं व्यभिचार गृह पे आ जाऊं। क्योंकि हमारा उद्देश्य मंजिल तक, लक्ष्य तक पहुंचना है, और उस शब्द को, उस वृतांत को, उस घटना को यह प्रमाणित करना है कि यह अनुमान के ऊपर आधारित एक वास्तविक प्रमाण है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? क्या मैं केवल एक ही उपाधि, क्या एक ही तरीके पर अटक जाऊंगा? नहीं। अगर वो तरीका सही नहीं है, उसके द्वारा मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसको हटा दो, दूसरे पर आ जाओ। दूसरा सही नहीं है, हटा दो, तीसरे पे आ जाओ। तीसरा भी सही नहीं है, हटा दो, चौथे पे आ जाओ। यह होगा उपाधि का निराश करना। अर्थात हमारे जो ये व्याप्ति संबंध है, इसके अलग अलग उपाधियां, उपाधियां मतलब इसे साबित करने के अलग अलग तरीके, इसे प्रमाणित करने के अलग अलग तरीके। तो अगर एक तरीका उचित नहीं है, सही नहीं है, सटीक नहीं है, उसको हटा दो, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा भी सही नहीं है, तीसरे पे आ जाओ। अर्थात प्रूफ करने के मार्ग में, उसे सिद्ध करने के मार्ग में जितने भी उपाधियां का प्रयोग करना पड़े उन्हें प्रयोग करो, एक पर अटके मत रहो। तर्क, लॉजिक, अगर ये चारों उपाय ऊपर के फॉलो नहीं कर पाते हो या फॉलो नहीं हो पाते हैं, फिर लगाओ लॉजिक, तर्क लगाओ। तर्क गणित की शाखा भी आप कह सकते हैं, विज्ञान की शाखा भी आप कह सकते हैं। इसको आप मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ते हैं। कृष्ण ने भी गीता में बहुत अच्छे तर्कों का प्रयोग किया था। हर व्यक्ति अगर ज्ञानी है तो तर्कों के द्वारा अपनी बात को मनवा देगा। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि हर बार, हर समय, हर परिस्थिति में आप सही नहीं हो सकते हो, हां, लेकिन यदि आपके पास तर्क हैं तो आप अपने आप को सही साबित कर सकते हो। तर्क होना जरूरी है। अगर तर्क नहीं होंगे आपके पास तो आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगे, आप अपने ज्ञान को सही साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तर्क चलता है गणित की तरह से। 2 गुणा 2 बराबर 4, 4 माइनस 1 बराबर 3। गणित चलता है तर्क, और तर्क चलता है गणित। ये दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। यहां पर कोई विभेद नहीं होता। और गणित के द्वारा अगर आप असंभव परिस्थितियों में भी किसी इक्वेशन को, समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरह से दर्शन के अंदर भी जब आपके पास कोई और मार्ग नहीं बचता तो आप तर्कों का प्रयोग लेते हैं। ये ब्रह्मास्त्र है इनका, कि जब बाकी चीजें मेरी काम नहीं कर रही है, बाकी तरीके मेरे अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं अपना ब्रह्मास्त्र निकालूं, तर्क शास्त्र, और उस तर्क शास्त्र के द्वारा यह प्रमाणित कर दूं कि जो मैंने कहा वो सही था, मेरा अनुमान सही था। क्यों? क्योंकि मेरे पास तर्क है, और जिसके पास तर्क है उसका अनुमान, उसका व्याप्ति संबंध, संभावना रहती है कि प्रमाणित हो जाएगा तर्कों के द्वारा। तर्क मतलब सभी 2 पैर वाले जीव
चेतना युक्त होते हैं। सभी दो पैर वाले जीव चेतना युक्त होते हैं। कौवा भी दो पैर का जीव है, अतः वह भी चेतना युक्त है। अब आप जहां कटाक्ष करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन तार्किक व्यक्ति क्या कहेगा? कौवे के अंदर भी चेतना होती है, मानव में भी चेतना होती है। हाँ, वो समझदार उतना नहीं होगा, वो एक अलग बात है। चेतना तो है, चेतना तो है। जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता वह शक्तिशाली है। मुझे डर भी दिखाई नहीं देता, अतः डर भी शक्तिशाली है। यह तर्क है। इसमें आप क्या करते हैं? पहले आप यह साबित करते हैं कि मुझे क्या पता है कि डर जो दिखाई नहीं देता वह शक्तिशाली होता है। फिर आप बताते हैं एक उदाहरण, फिर आप बताते हैं एक उदाहरण कि वो भी तो ऐसा ही है, और फिर आप उसको प्रमाणित कर देते हैं, अतः ये भी वैसा है। जैसा कि आप गणित में करते थे बचपन में, a बराबर b, b बराबर c, अतः a बराबर c। ये तर्क है। और लास्ट है फिर आपका सामान्य लक्षण। सबसे सामान्य लक्षण, यहां ना कोई तर्क लगाएंगे, ना कोई अन्वय, ना कोई व्यतिरेक, ना कुछ और, ना कोई कार्य कारण का सिद्धांत। यहां कुछ नहीं होगा। कार्य कारण का सिद्धांत मतलब अगर एक कार्य हुआ है तो उसका कोई कारण होगा, यहां ऐसा नहीं होता। तो फिर यहां पर व्याप्ति संबंध कैसे स्थापित होगा? यहां व्याप्ति संबंध की स्थापना इस प्रकार होगी कि यहां दोनों चीजें हमेशा एक साथ ही पाई जाएगी। अगर एक पेन है तो उसका ढक्कन भी होगा। ना तो यहां कोई अन्वय है, ना कोई व्यतिरेक है। मैंने इनको हमेशा एक साथ ही देखा है, इसलिए मैं इसको सामान्य लक्षण के द्वारा प्रमाणित करता हूं। मैंने हमेशा देखा है कि बादल आते हैं काले और बारिश हो जाती है। ना कोई मैंने अन्वय लगाया, ना व्यतिरेक लगाया, क्योंकि मैं वहां पर कट्टर नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमेशा काले बादल आएंगे तो बारिश होगी। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मैंने हमेशा काले बादलों के साथ बारिश देखी है, लेकिन मैं ये प्रमाणित नहीं कर रहा हूं कि काले बादलों का मतलब बारिश है। सिर्फ एक सामान्य लक्षण है मेरे सामने कि बारिश होगी तो पानी गिरेगा। सामान्य, मैंने देखा है होता हुआ। मैंने यहां कोई तर्क नहीं लगाया, मैंने यहां कोई दर्शन नहीं लगाया। यह उस इंसान की बात है जो केवल एक इंसान है, उसे और कोई ज्ञान नहीं है। यह उसका बात है कि अगर पानी ऊपर गिरता है तो एक ठंडक का एहसास होता है, दैट्स इट। लेकिन हमेशा ऐसा होगा मैं ये नहीं कहता, क्योंकि अगर मैं आपके ऊपर गर्म पानी डाल दूं तो कौन सी ठंडक। तो हमेशा की ये बात नहीं करता, लेकिन केवल सामान्य लक्षण जो दिखाई देते हैं उसके ऊपर बात करता है कि कैसे मैं व्याप्ति को प्रूफ कर सकता हूं, साबित कर सकता हूं। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं अनुमान। अनुमान के दो प्रकार हैं, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वार्थ, स्वयं के अर्थ जानने के लिए किया गया अनुमान, अर्थात किसी कंडीशन को अगर आपको खुद को प्रूफ करना हो, जैसे कि मान लीजिए आप अकेले जा रहे हैं रास्ते में, और रास्ते में आपको एहसास हुआ कि यहां पर कोई मुझे देख रहा है, कोई भूत है, शायद कोई डरा रहा होगा मुझे, कोई दोस्त भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में आप घिर गए तो आप खुद को कन्विंस करोगे, खुद को समझाओगे कि नहीं यार, अच्छा वो तो अच्छा बिल्ली थी, अरे यार आपको दिखाई नहीं दी है, केवल आपने खुद को समझाया है कि वो तो बिल्ली है, तुरंत भागो यहां से, कोई भूत नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, अरे बिल्ली थी, मैंने आके देखी उसकी, भागो भागो। खुद को आप समझा रहे हो। अब आप जैसे अपने घर पे पहुंच गए, जैसे आप अपने गांव में पहुंच गए, जैसे आप अपने हॉस्टल में पहुंच गए, अब आपको अपने दोस्तों को उस घटना को समझाना होगा कि वहां क्या हुआ आज। तो फिर आप उस वक्त जब जो अनुमान लगाओगे वो कहलाएगा परार्थ अनुमान। दूसरों के अर्थ के लिए आपने अनुमान का प्रयोग किया, वो होगा परार्थ अनुमान। फिर से देखिएगा, स्वार्थ अनुमान, खुद को कन्वेंस करने के लिए, स्वयं को उस घटना का अर्थ समझाने के लिए किया गया अनुमान स्वार्थ अनुमान। और किसी अन्य को जब आप उस घटना के बारे में जानकारी देते हैं तो उस वक्त आप जिस अनुमान का प्रयोग करते हैं वो परार्थ अनुमान, स्वार्थ और परार्थ। अब हम बात करते हैं हेत्वाभास की।
हेतु का आभासी होना हेत्व आभास कहलाता है। हेतु का आभासी होना मतलब, आभासी का मतलब हो गया कि वो हमें भ्रमित करेगा, उसके द्वारा हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, या संभव नहीं होगा कि हर बार उससे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो। हाँ, एक बार हो सकता है गलती से हो जाए, बट उसे हम प्रमाणित नहीं मान सकते। गलतियां होती रहती हैं, लेकिन प्रमाणित आप नहीं कह सकते उसको। तो हेत्वाभास मीन्स जब हेतु आभासी हो, अर्थात जब हेतु के द्वारा वास्तव में हमें ज्ञान की प्राप्ति ना हो। 5 प्रकार से हेत्वाभास को बताया गया है, या 5 प्रकार के हेत्वाभास दर्शन शास्त्र में या न्याय शास्त्र में बताए गए हैं। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाकी। पहला है सव्यभिचार। जब हेतु आपका अपवाद स्वरूप हो, एक्सेप्शन हो, मतलब एक्सेप्शन मीन्स व्हाट, कि हमेशा ऐसा नहीं होता, पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। जैसे कि आप कहें कि सभी मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, सभी मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, पागल भी एक मनुष्य है, अतः पागल भी बुद्धिमान है। सभी जो शब्द आपने यूज किया, सभी मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, ये अपने आप में एक अपवाद है। हाँ, मोस्ट ऑफ हो सकते हैं, एक्सेप्शन तो यहां होंगे ही होंगे। तो यहां पर आप वास्तव में नॉलेज नहीं कैप्चर कर सकते। सभी तिलकधारी ज्ञानी होते हैं, सभी तिलकधारी ज्ञानी होते हैं। वह फला व्यक्ति भी तिलकधारी है, अतः वह भी ज्ञानी है नहीं। केवल तिलक ज्ञान का माध्यम नहीं है, अर्थात अपवाद, एक्सेप्शन, यहां अपवाद हमेशा स्थापित होगा, हमेशा अपवाद यहां रहेगा। तो यह है सव्यभिचार। दूसरा देखिएगा, विरुद्ध। जब हेतु साध्य का खंडन कर दे, जब हेतु साध्य का खंडन कर दे, मतलब हेतु अलग चीज बोलेगा और साध्य अलग चीज बोलेगा, कोई संबंध स्थापित नहीं होगा। हेतु खुद साध्य का खंडन कर देता है कि चलो यहां से, तुम नहीं हो। जो जो उत्पन्न होता है वह नित्य है। शब्द भी उत्पन्न होते हैं, अतः शब्द भी नित्य है। जो जो उत्पन्न होता है वह नित्य होता है। मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं, अतः मनुष्य भी नित्य हैं। जो जो उत्पन्न होता है नित्य है, ये अलग कंटेक्स्ट है। मनुष्य भी नित्य है, ये अलग कंटेक्स्ट है। दोनों का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मनुष्य नित्य नहीं हो सकता। और जो हेतु कह रहा है कि जो जो उत्पन्न होता है वह नित्य है, वो बात भी सही है, लेकिन दोनों का कोई संबंध नहीं बन पा रहा। जब हेतु ही साध्य का खंडन कर दे, चलो गलत, हेतु का आभास। थर्ड, सत प्रतिपक्ष। जब अनुमान के हेतु दोष को मैं अन्य अनुमान के द्वारा दिखाने की कोशिश करूं, देखिएगा, जो जो उत्पन्न होते हैं वह नित्य होते हैं। ये एक पहला अनुमान है कि जो जो उत्पन्न होते हैं वह नित्य होते हैं। शब्द भी उत्पन्न होते हैं, अतः शब्द भी नित्य हैं। यह पहला प्रमाण है। सत प्रतिपक्ष में वापस डेफिनेशन देखिएगा, जब अनुमान के हेतु दोष को मैं अन्य अनुमान के द्वारा दिखलाने की कोशिश करूं, उदाहरण है, जो जो उत्पन्न होते हैं वह नित्य होते हैं। शब्द भी उत्पन्न होते हैं, अतः शब्द भी नित्य हैं। दूसरा उदाहरण, जो जो उत्पन्न होते हैं वह अनित्य हैं, क्योंकि उत्पन्न हुए हैं। शब्द भी उत्पन्न होते हैं, अतः शब्द भी अनित्य है। पहला उदाहरण कह रहा था शब्द नित्य है, दूसरा उदाहरण कह रहा है शब्द अनित्य है। एक अनुमान के दोष को मैं दूसरे अनुमान के दोष के द्वारा दिखा दूं, तो यह होगा मेरा सत प्रतिपक्ष। किसी और उदाहरण के पक्ष में, किसी और अनुमान के पक्ष में, किसी और हेतु और साध्य के पक्ष में मैंने आपकी कंडीशन को गलत साबित कर दिया, यह होगा आपका सत प्रतिपक्ष। असिद्ध, जब हेतु वास्तविक ना हो, जो आपका हेतु है वो काल्पनिक हो, वास्तविक नहीं होगा। आकाश कमल एक कमल है,
सभी कमल खुशबू वाले होते हैं, अतः आकाश कमल भी खुशबू वाला है। क्या आकाश कमल, क्या आकाश कमल है? ये तो उपमाएं हैं, ये तो उपमा है, यह वास्तविक कुछ नहीं है, तो उपमाएं हैं। नील कमल, नीलकंठ, या फिर आप कहें कमल नयन, इस इंसान के आंखें जो है वो कमल की जैसे है। कमल तो कीचड़ में उगता है, लगता है इसकी आंखें भी कीचड़ में उगी है। आंखें कीचड़ में उगी है? नहीं, ये उपमाएं थी कि कमल नयन उपमाएं हैं। सुंदरता की तारीफ की गई है कि इसकी आंखें कमल की जैसे बहुत अच्छी है। ठीक है, तो उपमाएं वास्तविक नहीं होती। और जब हेतु आपका ऐसा होगा तो आप किस मंजिल तक पहुंचेंगे? क्या ज्ञान लगाएंगे कि इसकी आंखें कीचड़ में उगी हुई है? नहीं। तो यह है आपका क्या? असिद्ध, बाधित। जब अनुमान के दोष को मैं किसी अन्य प्रमाण के द्वारा दिखाने की कोशिश करूं, अन्य प्रमाण में चाहे वो प्रत्यक्ष हो, चाहे उपमान हो, चाहे वो शब्द हो, और मैं उसे साबित कर दूंगा। अनुमान नहीं, कुछ और प्रमाण के द्वारा। यहां पर यही डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे थर्ड में और फिफ्थ में, यहां यही डिफरेंस है। एक के प्रमाण को दूसरे के द्वारा कटाक्ष किया जा रहा है। सभी द्रव्य शीतल होते हैं, अग्नि भी एक द्रव्य है, अतः अग्नि भी शीतल है। हाथ लगा के देख लो, अग्नि शीतल है क्या? हाथ लगाते आपने क्या कहा? अरे नहीं, ये शीतल नहीं है, तो उष्ण है, ये तो गर्म है। तो आपने प्रत्यक्ष के द्वारा यह पता किया कि यह सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है अनुमान के दोष, हेतु के दोष, हेतु का आभासित होना। हर बार हमारा अनुमान प्रमाणित नहीं होता है, इसी से उत्पन्न होता है हेतु आभास, आभासी ज्ञान, काल्पनिक ज्ञान, इमेजिनरी नॉलेज। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई डाउट हो तो आप शेयर कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।